नमस्ते उदय जी, थैंक यू ग्लोकल जी, खबर के एक और बढ़िया एपिसोड में आने के लिए। और मैंने ये पता किया था कि आप भी महाकुंभ में शामिल हुए अपने परिवार के साथ। मैंने आपकी जी, वीडियो देखी, बहुत मज़ा आया। महाकुंभ तो बहुत ही बड़ा इवेंट है जो 144 इयर्स में एक बार होता है ना? तो जी। आप मैं तो सोचती हूँ आप काफ़ी भाग्यशाली हैं और वो सारे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस इवेंट को खुद विटनेस कर पाए। एंड जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे ऑडियंस हैं और जो भी हमको देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है देखिए आपने मुझे दोबारा इस पॉडकास्ट में मौका दिया आने के लिए। और मैं तो बहुत ही परम सौभाग्यशाली कहिए मुझे कि मैं प्रयागराज की धरती में पैदा हुआ और वहीं पला-बड़ा रहा। अभी क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे मैं जब गया था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जी, भीड़ कभी कम नहीं हुई। भीड़ अभी भी बेसिकली कम क्या है नहीं कि हुई। उसमें जी, अभी तक कम नहीं हुई और अभी भी अगर अगर ये मेला अगर एक मैं कह रहा हूँ ना अगर 1 महीने और बढ़ा दे मेला का टाइमिंग, तो हुँ, अभी भी भीड़ कम नहीं मतलब ठीक इतना ज़्यादा पब्लिक जी, जी, जी। आ आई रही है, मीन ठीक है? हाँ, हाँ, बहुत ही बढ़िया संगम का दर्शन। और मैं काफ़ी लोगों को फ़ॉलो कर रही हूँ, जो बाहर के भी हैं, जी, हमारे लोग भी हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं। एंड खैर ये तो देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने तो मिस कर लिया, लेकिन मेरे माता-पिता मैंने ने मैंने आपको बताया था एक जो रसिया में आपके फ्रेंड जी, हैं वैभव ये वाले जी और देखा जाए तो वो भी हमारे भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं अब तो, है ना? बड़े भाई हम उनको मानते हैं अपना। वो आए हुए थे, उनको भी हमने स्नान करवाया था और उनका भी वो था। हो सकता है कि एक बार आप भी उनको पॉडकास्ट में कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली ज़रूर साथ में लाऊँगा। वो भी काफ़ी जानकार हैं जियोपॉलिटिक्स के। और जी, उनको समझ में आता है काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे के पॉडकास्ट में दर्शकों को हम ज़रूर लेके आएँगे ग्लोकल खबर के बिल्कुल। माध्यम से, क्योंकि जो ये ग्लोबल और लोकल है, ये आज आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आज हम अलग-अलग देशों में बँट चुके हैं, लेकिन प्राचीन काल से लोग दूसरे लोगों का हमारे देश में आना, हमारे लोगों का दूसरे देश में जाना, और ये कभी-कभी आपके एस्ट्रोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन-से देश में पैसा कमा पाएँगे। जैसे मेरे फादर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जी, फ़ॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बचपन में सजेशन दिया था कि आपका भाग्य ज़्यादा बेटर है अगर आप बाहर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में रह के अचीव नहीं कर सकती, लेकिन बाहर मेरा ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मैं अभी देखूँ अपने आप को, मैं एनालाइज़ करूँ, ये बात उनकी सच है। बचपन में मैं नहीं मानती थी, बट आज मैं बड़ी हो गई तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। उदय जी, तो एस्ट्रोलॉजी से बात आती है कि महाकुंभ इतना पावन अवसर, ये इसका आप एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दर्शकों को समझाएँ कि बृहस्पति से ये जो प्लैनेट है इससे इसका क्या नाता है, और कैसे ये सारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ें हैं कैसे लिंक्ड हैं? जी। जी। देखिए दी अभी आपने खुद ही बताया 144 ईयर आपने बोला, ठीक है? तो मैं देखिए दर्शक तो अपने देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं जब वहाँ पे गया तो भीड़ भी ज़्यादा थी और बैरिकेड्स भी लगे हुए थे। और महाकुंभ का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो बेसिकली कनेक्शन है, वो किस तरीके से है कि लगभग हर 12 साल में 1 बार महाकुंभ होता है, ठीक है? या एक बड़ा कुंभ का मेला होता है बड़ा कुंभ का मेला और जी। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, जी, वो जब अपना एक चक्र पूरा करते हैं या एक चक्र पूरा सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तब जाके हमारे देश में महाकुंभ होता है, ठीक है? जैसे धरती एक बार पूरा एक चक्र पूरा करती है सूर्य का या कहें सन का, एक चक्र जो पूरा करती है तो उसमें 365 डेज़ का टाइम लगता है जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। तो ऐसे ही बृहस्पति का भी 1 साल जो है, वो इसी जी, तरीके से होता है कि जब वो पूरा चक्र पूरा करता है, ठीक है? और चूँकि एस्ट्रोनॉमिकली गुरु को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है जी, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक जी। है? मतलब अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे आपको बाप रे! आप पैसे नहीं कमा सकते, आपकी शादी नहीं होगी, आपके सारे काम बिगड़ जाएँगे अगर आपका गुरु कमज़ोर है। ठीक है? तो बेसिकली गुरु को मजबूत करना है, तो महाकुंभ आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी, जी, ठीक है? मैं समझ रही हूँ। क्योंकि देखिए हमारे पूर्वजों ने देखिए हर चीज़ को
आपकी संस्कृति से जोड़ दिया, अरे वाह! ठीक है? हर चीज़ को आपकी संस्कृति से जोड़ा है कि आप उसको ना रोज़मर्रा लाइफ़ में करें ही करें, जिससे कि आपकी चीज़ें ना अलाइन रहें, ठीक है? आप देखिए ना, जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को या हो सकता है कि अब अपने देश में कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यस। ठीक है? हमारे पास एस्ट्रोनॉमी का इतना प्राचीन ज्ञान है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी की इतनी पावरफुल जानकारियाँ हैं। हो सकता है नासा को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते होंगे एक बार उसको ये पता लगाने में कि पूर्णिमा कब होगी। जी। लेकिन हमारे यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, आप जाइए उनको मत दीजिए 1 भी रुपया बस इतना पूछिए, "पंडित जी, थोड़ा बताइए चाचा ये पूर्णिमा कब है?" तो वो कहेंगे, "बेटा अभी बताता हूँ।" वो पत्रा देखा, खोला, बताया परसों है, इतने से इतने बजे तक। एक्यूरेसी उनको, वो ये कैलकुलेशन, वो ये टेबल्स अलग थे। ये इससे मुझे ये है याद आया, ये सिस्टम कैसे बनाया गया था और इस सिस्टम के बारे में ज़रा हमें बताएँ क्योंकि अभी देखिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी वैदिक कैलेंडर अलग थी, उसका नाम अलग था, वो अलग तरीके से वो नेचर के साथ बड़े सेट था। ज़रा उसके बारे में जी। आप प्लीज़ बताएँ? मैं बिल्कुल देखिए, हमारा जो सारा जो चलता है, ये डेट और ये पूरा एस्ट्रोनॉमिकली पूरा कनेक्टेड है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सारी चीज़ चलती हैं और उस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। अच्छा, हमारे शादी-ब्याह, आपकी कुंडली, ठीक है? और आपके त्योहार, जितना भी चीज़ आपका सब कुछ होता है, वो सब कुछ आपका विक्रम संवत के अनुसार होता है। विक्रम संवत को अगर हम लेके आगे चलें, तो वो ना बिल्कुल आपके एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, ये नॉलेज ऑफ सनातन है, ठीक है? ये ऋषियों की धरती है, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है? ये ईश्वरीय ज्ञान है कि एस्ट्रोनॉमी से सारी चीज़ें आज आपके पास नासा है ना, आज आपके पास करोड़ों रुपए के जो है आप लगा के बैठे हुए हो ना, बड़ी-बड़ी दूरबीन, हाँ? आज से हज़ारों साल पहले क्या था? तो कैसे सारी चीज़ें आइडिया लग जाती थी, कैसे पता चल जाता था सारी चीज़ों का? कब क्या होगा? कोई तो था ना देने वाला, वो थे वो सप्तऋषि, वो थे वो ऋषि जिन्होंने इन ऋषि सब जी। चीज़ों का ज्ञान दिया। जी, और आपके वेदों में भी इन सब चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है? होता क्या है कि अब हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ थी, उनके पहले जो पीढ़ियाँ थी, उनको तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर ही कर दिया गया, ठीक है? तो पॉइंट पे आता हूँ मैं कि विक्रम संवत जो है ना बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है, उससे लगभग 70 साल बढ़िया। आगे है, उदय जी, एक ठीक सेकंड है? मैं आपको रोकूँगी। तो ये जी, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई एस्ट्रोलॉजी, नेचर के बारे में, प्राचीन काल की चीज़ें। मुझे थोड़ा जानना है इसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या है और हमारा क्या इतिहास था जो हमें आज तक हम खोज ही रहे हैं। अब ये एक चीज़ मैं जी, देखती हूँ कि हर इंसान, चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, वो कोई ना कुछ वो खोज रहा है। साइंटिस्ट कुछ अगर जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कुछ बाहर की दुनिया गैलेक्सी के बारे में ढूँढ रहे, कोई एलियंस ढूँढ रहा है, साइंटिस्ट अगला आविष्कार ढूँढ रहे हैं, हर इंसान कोई दूसरा प्रोजेक्ट ढूँढ रहा है, कोई कुछ ना कुछ ढूँढते ही रहता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री ये सबसे कैसे लिंक है? ज़रा समझाएँगे आप? देखिए, अभी जैसे मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ना मैं ज़्यादा कोई किसी चीज़ की बात करूँगा, मैं सिर्फ़ महाकुंभ की बात करूँगा, हुँ, ठीक है? महाकुंभ क्यों होता है और प्रयागराज में क्यों होता है, हुँ। ठीक है? महाकुंभ क्यों होता है ये तो मैंने बता दिया कि जी, बृहस्पति ग्रह 1 से सीधा कनेक्शन 144 है इयर्स, और यस। 144 साल बाद ये क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें 12 इंटू 12 का जो है हिसाब जी, बिठाया गया है। आज से लगभग 144 साल पहले 7 प्लैनेट एक साथ कभी अलाइन हुए थे, इसी समय पे, वाओ! ठीक है? और फिर से आज लगभग 144 मतलब 144 साल बाद फिर से वो समय आया है कि वही ग्रह फिर से अलाइन हुए। तो 12 इंटू 12 का हिसाब जो बैठा ना, उसकी वजह से इसको महाकुंभ बोला जाता है और सौभाग्य से हमारे प्रयागराज में पड़ा। ये हमारा सौभाग्य है। आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल से मैं आपको बताऊँ, भगवान राम ने भी संगम में स्नान किया है। वाओ! जब वो भरद्वाज ऋषि से मिले थे यहाँ, तो भरद्वाज ऋषि ने उनको आदेश दिया कि आप संगम जाइए, स्नान करिए और वहाँ पे एक
अक्षय वट है, एक वृक्ष है। आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे अपना विश्राम करिए, ठीक है? उसकी उसकी छाया में हुँ। और माँ सीता को कहिए कि वो उनसे आशीर्वाद लें, उस अक्षय वट से आशीर्वाद लें। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो अब आप समझिए कि प्रयागराज कितना प्राचीन है, ठीक है? और प्रयागराज की स्पिरिचुअलिटी कहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है? दूसरी चीज़ इसमें देखिए एक बहुत सारी चीज़ें हुई इतिहास में, किस तरीके से हमारी चीज़ों को बदला गया, लोगों को जानकारी भी नहीं है, सरकारें भी नहीं बता रही, किसी यूट्यूबर ने भी इस पे चर्चा नहीं की कि अक्षय वट का दर्शन करना कितना इम्पोर्टेंट है। जी, जो वहाँ के लोकल हैं, उनको इसके बारे में पूरा ज्ञान है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारा इतिहास हमसे ही छुपाया गया? क्यों आज तक बिल्कुल, लोगों छिपाया को गया ना, जी, क्यों आज मैं तक उसी लोगों पॉइंट पे को आ रहा हूँ। परमिशन नहीं दिया जाता अक्षयवट विज़िट करने के लिए? और मैंने ये भी सुना है लेटे हुए हनुमान जी का भी वहाँ पे मंदिर है, जो इतने आसानी से जाने नहीं दिया जाता, परमिशन भी नहीं मिलती है। तो ये सारी जो मिस्ट्रीज़ है, इसको ज़रा आप बताएँगे कि क्योंकि आप लोकल हैं, अब देखिए, एक तो आप होता सही क्या है मैं पर्सन आपको बताऊँ कि अभी जी, जैसे महासंगम में भगदड़ हुई, सबने खबर सुनी, जी, ठीक है? लेकिन वहाँ ये भगदड़ का सबसे बड़ा कारण था, एक तो ये वीआईपी कल्चर, दूसरा एक ही साइड पे भीड़ को भर देना और दूसरी साइड गलत पूरा है। आपने खाली छोड़ रखा है, हाँ, ठीक ये है? 50-50 गलत हुआ, ये एक्चुअली 20-80 होता या 10-90 भी होता, तो बहुत मैनेजेबल होता। तो बिल्कुल, मेरी दैट्स सरकार से इनफ। यही अच्छा, दरख्वास्त है अब कि इसमें मैं क्या आपको क्या हाँ, बताऊँ, आपने किले को भी बंद कर रखा है, जी, ठीक है? हमारे इतिहास को छुपाया गया जैसा कि आपने कहा, इतिहास को जी, कैसे बदलना या छुपाना कहते हैं। माँ सीता ने जब दर्शन किए अक्षय वट के, तो अक्षय वट के जब मतलब उसके छाया में ये लोग रहे, तो बहुत मतलब प्रसन्न हुए ये, इन्होंने स्नान किया और माँ सीता ने स्वयं ये आशीर्वाद दिया अक्षय वट को कि अगर कोई संगम में स्नान करता है और आपके दर्शन नहीं करता, ठीक है? तो उसका जो है ये स्नान फलित नहीं होगा। अच्छा, तो फिर इतने ये है सारे लोगों स्पिरिचुअलिटी का को तो तरीका, परमिशन भी नहीं मिल रही, तो फिर ये स्नान फलित नहीं हुआ क्या? ये मेरा ठीक है? सवाल है सरकार से। मैं यही कह रही थी कि 10 और 90 का भी आप रखिए वीआईपी कल्चर, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो रेशियो है, उनको 50% तो नहीं मिलना चाहिए था, 10 से 15-20 हो जाता। हुँ, तो बेसिकली क्या है ना दी, यहाँ पे जो है यही हुआ कि अभी भी सरकारें रोक रही हैं और ये आज से नहीं चल रहा। जी, ये बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जब अकबर का समय था, अकबर ने किला बनाया ही इसीलिए कि वहाँ पे वो अक्षय वट को बंद कर सके और वहाँ पे वो जजिया कर वसूल सके, ठीक है? जी, जजिया कर जजिया के क्या बारे में होता है? जजिया कर क्या हाँ, होता जजिया है? कर के बारे में बता दूँ, जो लोग गैर इस्लामिक थे, उनको जो टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम जजिया था। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते, तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, 1 उसका नाम सेकंड जजिया मैं था। ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा ट्रांसलेट करना चाहूँगी। कर यानी टैक्स और जज़िया इज़ रिलेटेड टू अगर आप जो रिलीजियस टैक्स होता है। आज आई थिंक आज तक भी लोग इस टैक्स को उस पर्टिकुलर रिलिजन में पे करते हैं और ये यहाँ एग्ज़ैक्टली, पे भी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पे किया जाता है, कल्चर या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर। जिनको नहीं पता है, ये इनके लिए एक और गुड टू नो वाला पॉइंट है। जी, कंटिन्यू कीजिए उदय जी। जी। तो बेसिकली टैक्स वहाँ पे लेने के लिए इन लोगों ने बना रखा था और सबसे बड़ी चीज़ जब औरंगज़ेब का टाइम आया, कुछ 1680s का टाइम जब आया, तो उसने क्या किया कि बंद ही कर दिया उस किले को, वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं थी। वहाँ पे हमारा एक एक और हिस्टोरिकल जो है एक है हमारा, वहाँ पे है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त का जो है ना, युद्धों का पूरा वर्णन बताता है, जो कि हरिसेन के बारे में लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन एक कवि थे, जो कि गुप्त जी। काल में थे। गुप्त काल को ही हमारा सबसे जो है ना गोल्ड एरा बोला जाता है, स्वर्णिम काल, सेकंड जी, मैं थोड़ा-सा ठीक है? ट्रांसलेट करना चाहूँगी। गुप्त काल यानी जो गुप्ता पीरियड जो उस समय के गुप्ता एग्ज़ैक्टली, डायनास्टी की गुप्ताज़ जो एम्पायर, यस, गुप्ता डायनास्टी के जी, जो किंग्स, क्वीन्स एंड जो बहुत बड़ा एम्पायर था, चोलास, गुप्ताज़ एग्ज़ैक्टली। ये बहुत ही उनके जो किंग रिच थे, लाइनेज से जी, राजा था समुद्रगुप्त जिनका नाम था, वो अजेय थे। उनको कभी अच्छा, कोई अपने लाइफ़ टाइम कोई हरा नहीं पाया उनको, जी, ठीक है? और प्रयागराज उसी राजा की राजधानी थी, वॉव! वेरी, वेरी ठीक नाइस है? पॉइंट। देखिए, आपसे बात करके है कितने ना? हिस्टोरिकल एंशिएंट इंडिया के कितने प्राउड फैक्ट्स पता चल रही है। वॉव! जी, कंटिन्यू ठीक है? कीजिए। या उनकी उनकी वो राजधानी थी
और वहाँ पे एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो उसी किले के अंदर बंद है। और ये किला बनाया था अकबर ने कुछ 1574 में यानी 1574 में। इस किले को यहाँ बनाया था उसने, ठीक है? और यहाँ पे उसने बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया था उसने कि वो अक्षय वट पे कंट्रोल कर सके और लोग अपने इतिहास से दूर हो जाएँ, जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी उसी के अंदर बंद है, ठीक है? अब आप समझो दी ये लोगों के साथ कितना गलत किया जा रहा है कि अगर आप स्नान कर रहे हो और अक्षय वट के दर्शन नहीं हो रहे या बड़े हनुमान के दर्शन नहीं हो रहे, तो फिर आपके दर्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अभी क्या है और भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है? लाइक बगल में खुसरो बाग भी इन लोगों ने बनाया। वहाँ पे पता है इनका कब्रिस्तान बना रखा है पूरा मुगलों ने। इनको प्रयागराज ही क्यों मिला ये बनाने को? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? क्योंकि जहांगीर ने जब उसको बनवाया था, तो बनवाया इसी था क्योंकि हुँ, उसको पता था कि सबसे शुद्ध और ये साफ धरती अगर कहीं है, सबसे मतलब अच्छी धरती कहीं है, मतलब इनके हिसाब से पाक जिसको कहते हैं ना पाक भूमि, तो ये पाक भूमि है ना इनकी, वो यहाँ प्रयागराज में थी, तो यहीं पे बगल में इन्होंने खुसरो बाग भी बना के वहाँ पे अपना पूरा कब्रिस्तान बना, ठीक है? मतलब इनको और कोई जगह नहीं मिली, वही मिला कब्रिस्तान बनाने को। आप समझ रहे हो ना हिस्ट्री को किस तरीके से मतलब इन लोगों ने नीचे बर्बाद करने नीचे की कर कोशिश जाए। की। जी, जी, जी। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को हरा रहे थे ना, लगातार हार रहा था वो, तो अपनी भड़ास पता है वो यही निकाल रहा था। उसने अक्षय वट को जलाने की कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, उसको खुदवा के जलवाने की कोशिश की। आज भी जलने के वहाँ उस पेड़ के अंदर निशान बने हुए हैं, ये ठीक है? सब हमें कभी अक्षय वट टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया गया, बस नहीं द बताया ग्रेट। जाएगा, कभी नहीं बताया जाएगा, हुँ, ठीक है? क्योंकि इतिहास को बदलने वाले लोग आज भी बैठे हुए हैं ना, ठीक है? अभी मैं और इसमें एक पॉइंट और रखूँगा कि अक्षय वट कब आया, मतलब उसका हिस्ट्री रामायण से भी पहले का है। ये बहुत अब आप अच्छा समझो, लगा जान के, ये बहुत ही सुन के इतना अच्छा लग ठीक रहा है? है। है ना? रामायण से भी पुराना है वो, कितने साल पुराना है, कोई उसका अता-पता ही नहीं है कि वो कितने साल पुराना है। भगवान राम का और माँ सीता का सीधा आशीर्वाद है कि वो अनंत काल तक रहेगा। अगर प्रलय भी आ जाएगा धरती में तब भी वो रहेगा। उसमें स्वयं श्री हरि का निवास है, मतलब भगवान विष्णु का निवास है उस वृक्ष में, वट वृक्ष में जी, कितनी 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 ठीक है? बढ़िया बात है और हमारे दर्शकों को ये जान के कितना बढ़िया अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है? तो ये जो है ना वट वृक्ष का इतना बड़ा मतलब एक वृक्ष तो ये स्पिरिचुअल बेसिकली मैंने आपको पॉइंट बताया और हकीकत में उसके दर्शन लोग नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत दुःख की बात है। सरकारें भी इस पे कुछ नहीं कर रही हैं। ये प्रयागराज का भी वो स्थान होता था जहाँ पे हर्षवर्धन जैसे राजा जिनका टाइमिंग कुछ वही 590 ईस्वी के टाइम का था मतलब एडी समथिंग हुँ, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा समथिंग ऐसे जो बोलते हैं एडी, ठीक है? तो उस समय जो है हर्षवर्धन कभी आया करते थे यहाँ और अपना जो है ना पूरा दान करते थे, पूरा राज्य में जितना भी उनका भंडार होता था ना, सब कुछ दान करते थे। और एक चीनी यात्री जो था, चीनी यात्री उसका नाम था वेन सांग जो था, ठीक है? वो कभी जो है यहाँ पे आया था। उसने भी वट वृक्ष के बारे में लिखा। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसके नीचे सन्यासी निवास करते हैं, जी, ठीक है? तो रिकॉर्ड्स उसने हैं, तो इसके प्रयागराज ये विद प्रूफ है डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स जो थे उस समय के उन्होंने भी इसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग की है। बहुत बढ़िया एग्ज़ैक्टली इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स। उसने भी प्रयागराज के महत्व के बारे में बताया कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे, जिसमें कि वेदों की ऋचाएँ आम जनमानस को सुनाया जाता है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए भी एक प्रकार से थोड़ा-सा मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोगों को पढ़ने या सुनने का या वेद को सुनने का भी अधिकार नहीं था। तो उनको मैं जानकारी दे दूँ कि एक बार ह्वेन-सांग का जाके ना वो पढ़ लें हिस्ट्री। उसमें उसने खुद लिखा है कि वहाँ पे ना वेदों के बड़े-बड़े प्रवचन सुनाए जाते थे लोगों को, जो आम लोग आते थे और सुनाने वाले लोग कौन होते थे? शंकराचार्य और उनके शिष्य, अखाड़ा परिषद। जितने भी हमारे अखाड़े थे, वो उनके और शिष्य और जो नागा साधु होते थे ना, उनके पास जो ज्ञान होता था ना, वो आम जनमानस को दे देते थे वो ज्ञान। आज भी ये होता है।
मीडिया कवर नहीं कर रही थी इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो नहीं होता है आज भी। नहीं, आप उन्होंने जाइए ना। अपनी परंपरा आज तक कलयुग में भी कायम रखा है और करते भी हैं। एग्ज़ैक्टली। ये देख के और सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, और ये भी ऐसा लग रहा है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। बट आपके द्वारा आज हमें पता लग रहा है और कल्चर समझ में आ रहा है। कल्चर जो पहले से था उसको सुन के और जो आज तक चलता आ रहा है, ये अच्छी बात है। जी। जी, अभी ज़रा जैसे और बताइए कई इन लोगों का अखाड़ों के बारे में, लाइक उस समय कितने अखाड़े थे? और मैंने सुना अभी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के अखाड़ेज़ आ गए हैं। जी, अभी बेसिकली क्या था मैं आपको बताऊँ अखाड़ों को बनाया गया था धर्म रक्षा के लिए भी अच्छा, और जो हमारे शंकराचार्य थे उन्होंने ही अखाड़े बनाए थे, ठीक है? अखाड़े बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को जो आम जनमानस है उनको भी दीक्षित किया जा सके और जो लोग धर्म रक्षा के लिए आना चाहते हैं वो नागा साधु, नागा बनकर जॉइन कर सकें। ठीक है? तो एक प्रकार से धर्मरक्षा की सेना बनाई गई थी और वो अखाड़े ही थे, अलग-अलग अखाड़े पहले कभी 4 थे, जैसे निर्मोही अखाड़ा था और ये जूना अखाड़ा, ठीक है? बाद में आज 13 अखाड़े हो गए, सब ये आपस में ही छोटे-छोटे मतभेद हुए, तो बहुत सारे अखाड़े बन गए, फिर अभी एक और अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, किन्नर अखाड़ा, ठीक है? जिसके बारे में कहीं कोई इतिहास में कोई इनका अता-पता नहीं है, लेकिन अब ज़बरदस्ती नया बना रहे हैं। उसमें अभी वही मैं वो पूछने वाली थी कि बहुत फालतू के ममता कुलकर्णी वाली भी जॉइन कंट्रोवर्सी करने की है। कोशिश हाँ, की। उन पे अभी भी काफ़ी सारे ओपन चार्जशीट्स हैं, लेकिन ये पावन अवसर का समय है, तो ऐसे लोगों के जी, बारे में किसी और दिन पे हम पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। मैंने इसलिए जी, अखाड़ों की बात की कि इतना आसान नहीं होता एक अखाड़ा यानी मुझे ये लगता है कि इनका कर्तव्य बहुत बहुत बड़ा है सोसाइटी में। ये ये मिसगाइड नहीं कर सकते, ये सच को कंटैमिनेट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि उन पे धर्म का उनको जो कहते हैं ना मशाल मिली है उन्हें, ठीक है? और रक्षा की भी, ये सबसे ज़्यादा इस ये नेशनल सिक्योरिटी की भी बात आ जाती है। ख़ैर ये अलग टॉपिक है, बट मैं ये जनता को ये कहना चाहती थी कि आई बिलीव स्टार्टिंग में केवल 4 अखाड़े थे। जी उदय जी, अगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो आप उनके बारे में ज़रा बताएँगे और फिर किसी दिन हम अगला पॉडकास्ट अखाड़ों पे शिफ्ट करेंगे। जी, बिल्कुल, अखाड़ों पे अलग करूँगा क्योंकि अखाड़े बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं अगर बहुत उस पे बड़ा करूँगा तो टॉपिक ये है जो पॉडकास्ट हम बहुत कवर बड़ा नहीं हो कर जाएगा, पाएँगे। जी, है ना? बेसिकली अखाड़े हैं, गोरखनाथ जो थे, ठीक है? शंकराचार्य जो थे, ये सब कुछ बनाया ही गया था केवल धर्म रक्षा के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो प्रयागराज का जो अपना महाकुंभ है या प्रयागराज कहो, तो प्रयागराज को कई सारे पुराणों में उनका मतलब वर्णन किया गया है, जैसे आपका यहाँ पे कूर्म पुराण हो गया, ठीक है? आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण हो गया, ठीक है? और आपका मत्स्य पुराण हो गया। इन जी, सभी पुराणों में जो है लगभग वर्णन है प्रयागराज का कि प्रयागराज कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, ठीक है? अभी कुछ एक नई लॉ भी निकली है और ये कहें कि आर्य समाज या बहुत सारे नए-नए नाम हैं इन लोगों के, ब्रह्म समाज पता नहीं क्या-क्या नया-नया नाम निकाले, सब अंग्रेजों के बनाए हुए इनके हैं ये गुर्गे। इन लोगों ने मतलब पुराणों को नकार कर आपके इतिहास को ही खत्म करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ये अधिकार नहीं देना चाहिए, ठीक है? इन लोगों ने कभी उठा के देखा भी नहीं है, ₹20 की ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के पुराणों को चैलेंज करने आए हैं, ठीक है? आपको नहीं पता है हिस्टोरिकल उसका कुछ भी, तो आप मत आओ बीच में। आपको नहीं मानना मत मानो, जाओ साइड हटो। इतने सारे स्कूल में हमारे स्टूडेंट थे, वो नहीं पढ़ते थे हिस्ट्री तो क्या मतलब हिस्ट्री मतलब कुछ नहीं। बाद में वही हिस्ट्री पढ़ के तुम लोग आईएएस बनना चाहते हो। खैर, ये एक अलग पॉइंट है। तो वही मैं कह रहा था कि प्रयागराज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रयागराज को बेसिकली तीर्थराज कहा जाता है, ठीक है? तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को और प्रयागराज में और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि अपना अल्फ्रेड पार्क जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राण त्यागे थे प्यार और टारगेट यहाँ है। पे जी, आनंद भवन है, जहाँ से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इन सब ने अपना प्रोटेस्ट चलाया था एंड प्रयागराज में एक प्राचीन मंदिर भी हैं, ठीक है? जैसे बड़े हनुमान हैं, ठीक है? और कुछ और भी प्राचीन मंदिर हैं और एक स्टोन एरा अगर किसी ने पढ़ा हो या हिस्टोरिकल में जैसे पुरातत्व के टाइम के या बहुत पुराना एक है कोल्डिहुआ करके एक स्थान है प्रयागराज में, जहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। लगभग 10,000 साल पुराना चावल का
मतलब वहाँ पे एविडेंस। चावल जो है राइस, वो एक पॉट में मिला हुआ है। उसकी वॉव! जब कार्बन डेटिंग हुई तो वो 10,000 ईयर मतलब पुराना है उसको ऐसा कार्बन डेटिंग में दिखाया गया। तो इससे आप जान सकते हो कि प्रयागराज कितना मतलब कितना, हिस्टोरिकली कितना, भी कितना, सिग्निफिकेंट था। कितना पुराना है। मतलब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया, हमारे इतिहास में ऐसा कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि प्रयागराज को जो है बेसिकली सबसे पहला जो शहर बसाया गया इस धरती पे, वो प्रयागराज था। ऐसा जो है वो ग्रंथों में जो है वर्णित है। और प्रयाग का मतलब होता है बेसिकली प्रयाग शब्द का भी अपना एक महत्व है। प्रा मतलब जी, बहुत बड़ा, याग जी। मतलब यज्ञ, यज्ञ बहुत ठीक है? सबसे बड़ा यज्ञ। उदय जी, सबसे इस बड़ा यज्ञ में इससे इससे मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि जी, गवर्नमेंट का क्या सेटअप था, क्या फैसिलिटीज़ थी? जी, 2-3 इंसिडेंट्स हुए जो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो मैक्सिमम अच्छी बातें थी, उसको थोड़ा ज़रा आप बताइए। फॉरेनर्स का क्या कहना था और आपके फैमिली का और आपका क्या एक्सपीरियंस था? इससे हम ये हमारे जी, क्लोजिंग जी। पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल। प्यारे-प्यारे मैं अनुभव आपको वो जो ज़रा देखिए बताएँ। कि मैं जब प्रयागराज अभी गया मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। मैंने कई मेरे दोस्तों के फ़ोन आए, उन लोगों ने अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स बताई। इवन मैं जब गया तो मैंने देखा भी। कई लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, कुछ बिज़नेसमैन्स अच्छा, का, कुछ लोगों का मतलब प्रॉब्लम्स भी हुआ है बेसिकली। मैं आपको बताऊँ अभी जब मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे जयपुर से और वो रुंगटा स्टील में असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे। वो जब स्नान करने गए तो पहली बात तो पुलिस वालों ने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था कर रखी है, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ़ एक पक्ष नहीं बोलूँगा, मैं जनता की बात करूँगा कि जनता क्या फेस कर रही है, ठीक है? यहाँ पे पुलिस वालों ने इतने बैरिकेड बना रखे हैं कि हम खुद नहीं बता सकते कि प्रयागराज के रास्ते कहाँ जा रहे हैं। ये कंडीशन कर दी इन लोगों ने, ठीक है? पूरे रास्तों का स्ट्रक्चर बदल दिया। मेला लगने से पहले जो लोग ये दिमाग लगा के बैठे थे कि भाई मैं 20 लाख 50 लाख फँसा के यहाँ पे बिज़नेस कोई अच्छा-सा डालूँ या जी, मैं जी। अपना जो शॉप कहीं पे धर्म थोड़ा बंद इकोनॉमी है, करके जो अंडर धर्म ठीक इकोनॉमी आता है, करेक्ट। ठीक है, वो यहाँ पे मैं आऊँ, तो वो धर्मा इकोनॉमी के तहत वो तो बेचारे कुछ करने आए। अब इन्होंने क्या किया वहाँ पे लगा दिए बैरिकेड। अब अरे! उसके शॉप तो बंद हो गई ना, वहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा। उसका नुकसान हो गया 20 लाख रुपए का। हाँ, ठीक है? उसका तो काफ़ी नुकसान हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब उसमें क्या हो रहा है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे और एक चीज़ की प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। वो जो मेरे फ्रेंड थे जयपुर से जो आए थे, वो गए उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं बोट क्लब लेते हैं और बोट क्लब से जो है ना एक काम करते हैं कि अराइल साइड जाके हम लोग स्नान कर लेते हैं। तो मैंने ठीक है, ये भी आइडिया अच्छा है, आप जाइए। बोले हम भी आते हैं चलो। तो हम लोग गए। घाट में जब हम गए, जो लोग ₹50 में नाव ले जाके उस पार छोड़ते थे ना, ₹21,000 माँग रहा था। 21,000 ओह माय पाँच गॉड! मुँह फाड़-फाड़ के पैसा माँग रहे हैं। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई मानक नहीं है क्या तुम लोगों का? मैंने एक पुलिस वाले भाई साहब को बुलाया, मैंने भाई साहब ये क्या माँग रहा है ये? ये पागल हो गए हैं? 20,000 इसको बहुत ज़्यादा है, कहाँ 50 कहाँ बहुत ज़्यादा है। 21,000। भाई तू 200 ले ले, 500 ले ले, अरे 5,000 ले ले, इट्स ओके, लेकिन 21,000 बहुत ज़्यादा है फॉर 50 नहीं। ठीक है? मैंने कहा भाई हम विदेशी नहीं हैं। मैं अपने प्रयागराज वाली भाषा में आ गया जैसा हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई हम इलाहाबादी ना हैं, हैं? हमको तुम विदेशी मत समझो इलाहाबाद के ही हैं हम। हमें मत सिखाओ, ठीक है? एक ज़मीन पे आके पैसे की बात करो कि भई तो वो बोला कि नहीं इससे कम नहीं होगा। आपको चलना है चलिए वरना मैं जा रहा हूँ। तो और मैंने पुलिस वालों को बुला के बोला तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने मैंने आई 1-2 थिंक सारे अधिकारियों से मिले जो हुए उनके थे, सारे सबकी मिली-भगत है, जो सबका उनकी आला गठन। कमान जो थोड़ा ऊपर के अपर लेवल के जो सीनियर्स थे मैंने उनको भी कॉन्टैक्ट किया कि ये क्या चल रहा है आप लोग मतलब ये क्या है ये? हुँ, तो वो भी जवाब नहीं दे रहे, जी। ठीक है? बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रास्ते को इतना लंबा कर दिया, जो प्रयागराज 2 किलोमीटर पे है उसको उठा के इन्होंने घुमा के 6 किलोमीटर कर दिया, घुमा-घुमा के, ठीक है? एरिया को इतना कंजेस्टेड कर दिया, जो ला ये जो इलाहाबाद का किला है उसको भी इन्होंने बंद कर रखा है, हनुमान जी का मंदिर को इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है? आप मतलब वहाँ जा ही नहीं सकते, तो भैया जब भीड़ को आप एक ही जगह घुसाओगे, तो क्या होगा? भगदड़ तो होगी ना, हाँ? आप अगर उसको थोड़ा-सा कुछ मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ किले में जाके अक्षय वट के दर्शन कर रहे हैं, उनको जगह-जगह आप जाने का मौका दोगे, थोड़ा-सा फ्री व्हील दोगे, तो भीड़ नहीं होती।
जी, क्राउड कंट्रोल एंड ये थोड़ा ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। मैप्स-वैप्स ठीक है? बना के, इन लोगों ने क्या कर पॉइंट्स रखा है बना बस के। डुबकी लगाओ, हटो यहाँ से। डुबकी लगाओ, हटो यहाँ से। कुछ लोगों ने गंगा जी को बदनाम करने की भी कोशिश की कि नहीं-नहीं यहाँ पे ना गंदगी बहुत है और ये मत तो आओ प्रयागराज यहाँ फेक गंदगी बहुत क्लेम, ये ऑलरेडी डिसमेंटल हो चुका है। उनमें ऐसे उस वो कहते हैं ना, उसमें ऐसे-ऐसे तत्व हैं, बैक्टीरियाज़ हैं जो इतने पावरफुल हैं, जो आपको ठीक कर सकते हैं, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। तो फिर ये ठीक है? ऑलरेडी प्रूवन है कि ऑलरेडी ये डिटरमाइन लेकिन नहीं, बात वहाँ पे ये हो रही है कि नहीं वहाँ पे गंदगी बहुत फैलाई जा रही है, लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने देखा वहाँ पे साफ-सफाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि वहाँ पे घाट वगैरह बढ़िया साफ करवा रहे हैं, वहाँ पे पानी भी साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्नान करो, जाओ आप, ठीक है? लेकिन ये जो बैरिकेड्स लगाना और ये जो इकोनॉमिकली जो कई लोग को प्रॉब्लम हुई, प्लस ये जो बोट क्लब में जिस तरीके से लूट चल रही है और भी कई सारी चीज़ों में लूट चल रही है। आप नॉर्मली आप मार्केट में कहीं से भी जाके कुछ भी नॉर्मल चीज़ें आप ले रहे हो, तो आपको शायद नॉर्मल प्राइस का पड़े। लेकिन आप वहाँ जाके ले रहे हो, घटिया क्वालिटी की मिलेगी लेकिन उसका भी प्राइस उन लोगों ने एकदम हवा पे ले रखा है, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? ऐसा ही कुछ हमने केदारनाथ में भी फेस किया था। ₹10 की मैगी ₹80 में थी वहाँ, फिर भी ठीक है? सही है, ये तो 50 का 21,000 है। खैर उदय जी, हाँ, ये सारे पॉइंट्स आपने ये कहा, बहुत गलत है। ये बहुत बहुत गलत है, इसका गलत है। विरोध जी। होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ना थोड़ा-सा अपना आँख, कान, नाक खोल के ना इन पे काम करना चाहिए, इनके मानक तय करिए आप, ठीक है? इनके मानक तय करके इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं लोग? इस तरीके से तो आप बुला रहे हैं, आप बड़ा-बड़ा प्रचार कर रहे हैं, आप मोदी जी को हाथ पकड़ा के वहाँ खड़ा करवा दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके आपके ही लोग उनको भगाने पे लगे हुए हैं, ठीक है? अब जिनसे आप 21,000 माँग रहे थे, वो 21,000 चलो दे भी दिया, लेकिन दोबारा जब वापस जाएँगे ना तो 10 लोगों को मना करेंगे, मत जाइए प्रयागराज, वहाँ बहुत भयंकर लूट-पाट चल रही है। पैदल चलने की क्षमता हो तो ही जाना फ्री में स्नान करने। पानी में सोच रहे हो पानी में चल के जाके स्नान करेंगे ना, बहुत हाई-फाई पैसा लग रहा है। हेलीकॉप्टर सिर्फ़ वीआईपीज़ के बस का है, नॉर्मल लोगों के बस का नहीं है हेलीकॉप्टर से जाना, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है? आप लोगों ने जब प्रयागराज में जब आपको पता था कि इतने लोग आ सकते हैं, आप अच्छी खासी सोशल मीडिया पे जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं प्रयागराज की, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी थी। आप बैरिकेड-वैरिकेड खेल रहे हो, हाँ? ये आपको पहले नहीं करना था, पहले कर लेते इसकी प्लानिंग, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सरकार ने ख़ैर गलत भी किया, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें अच्छी थी जैसे कि प्लानिंग वहाँ पे अच्छी थी और विदेशियों के लिए तो वही एक क्या नाम है, अरैल साइड का एरिया था और बोट क्लब से भेजा जा रहा था। बाकी जब आप समझ रहे हो कि जब हम लोगों से इतना पैसा बोला गया होगा, तो आप सोचो फ़ॉरेनर से कितना से ब पैसा और वसूला भी गया ज़्यादा होगा। ख़राब। ख़ैर इस पे हम एक और जो द प्रोज़ एंड कॉन्स पे हम ज़रूर एक और स्लाइड्स के साथ बिल्कुल, बढ़िया पॉडकास्ट करेंगे। उदय जी, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, और आपने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो फिर थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन टू ग्लोकल खबर, और हम अगले पॉडकास्ट में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मज़ेदार बातें लेके आएँगे। तब तक ज़रूर हमारे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री नमस्कार। राम।